किसी ने क्या खूब कहा है, उड़ने तो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने तो परिंदों को अभी शौक हवा में, कि लौट के बचपन के ज़माने आते नहीं, कि लौट के बचपन के ज़माने आते नहीं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, जरा सोच कर बताइएगा। जीवन का वह कौन सा पड़ाव होता है जिसमें हम बेरोक टोक जीवन जीते हैं, जब घर के बड़े बूढ़े हमें खूब लाड़ प्यार करते हैं? बिना किसी अपेक्षा के जीवन कटी पतंग की तरह स्वतंत्र और स्वच्छंद होता है। शायद आप सही सोच रहे हैं, जीवन के इसी पड़ाव को बचपन कहते हैं। आज हम कक्षा छठी की हिंदी विषय की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बचपन, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती जी ने। बच्चों, आपके घर में या आसपास बड़े बुजुर्ग अवश्य रहते होंगे। क्या आपने उनसे उनके बचपन की कोई कहानी सुनी है कि उन्हें घुड़सवारी करना अच्छा लगता था, गिल्ली डंडा खेला करते थे, या एक आने में अनेक चीजें आ जाया करती थी, जैसे जलेबियां, टॉफियां आदि? ठीक ऐसी ही कहानी है यह पाठ बचपन, जिसे लेखिका ने संस्मरण के रूप में लिखा है। आइए देखते हैं पाठ में लेखिका हमसे कौन-कौन सी यादें बांट रही हैं। जिसका नाम है बचपन और जिसे लिखा है हिंदी साहित्य की मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती जी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ कपड़े या खिलौने आपकी संदूक या अलमारी में जरूर रखे होंगे। क्या आप उन्हें देखने के लिए अब भी उत्साहित होते हैं? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस हर एक खिलौने और कपड़े के साथ अमूल्य यादें जुड़ी हुई होती हैं। आइए देखते हैं लेखिका पाठ में ऐसी कौन सी चीजों के बारे में हमें बताना चाहती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते
तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। बच्चों, तो देखा आपने, लेखिका अपने बचपन में कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें पहनती थी। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की चीज है कि वे नौकर नौकरानियों से घर के अन्य कार्य तो करवाते थे, लेकिन बच्चे अपने जूते पॉलिश और मोजे धोने के काम खुद करते थे। आइए पाठ में आगे देखते हैं कि ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल क्या चीजें हैं। क्या आपने ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को अपने घर में देखा है या कहीं आसपास की दुकानों में? ये दोनों बड़े ही काम की चीजें होती हैं। ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल भी कहते हैं, हमारे हृदय रोग के लक्षणों को कम करता है और साथ ही ब्लड शुगर को भी संतुलित रखने में मदद करता है। वहीं कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, हमारे चेहरे के बैक्टीरिया को समाप्त कर एक्ने और मुहासे ठीक करने में रामबाण होता है ना? ये दोनों काम की चीजें हैं कि नहीं? आइए पाठ में आगे देखते हैं लेखिका इन तेल के विषय में क्या कहना चाहती हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। शिक्षार्थियों, तो आपने देखा कि लेखिका के समय और वर्तमान समय में कितना अंतर आ चुका है। पहले मनोरंजन का साधन मात्र एक ग्रामोफोन था और अब टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट और न जाने क्या क्या आ चुके हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि लेखिका पिछली शताब्दी में जन्मी थी, 20वीं शताब्दी में, और अब चल रही है कौन सी? 21वीं शताब्दी। आज तो मनोरंजन के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं, मानते हैं कि नहीं? चाहे वह टीवी हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, रोबोटिक्स हो, वीडियो गेम्स हो आदि। यह बदलाव आपने भी देखे होंगे। लेखिका अपने घर के छोटे मोटे काम स्वतः ही कर लेती थी, जिन्हें करने में आप सब मनमानी और आनाकानी करते हैं, जैसे जूते पॉलिश करना, मोजे धोना, स्टॉकिंग धोना आदि। पहले फास्ट फूड का बिल्कुल जिक्र नहीं था और आज देखिए, हम जब समय मिलता है तुरंत झटपट भोजन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसे चाउमीन, मोमोज, पैटीज, पिज्जा, बर्गर आदि। आपने अपने माता पिता से अवश्य सुना होगा कि आजकल के बच्चे पूरा समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट आदि पर लगे रहते हैं। वे गलत नहीं हैं, लेकिन अंतर ये है कि उनके समय में ये आधुनिक तकनीकें और उपकरण नहीं थे। यदि होते तो वे भी इनसे अछूते नहीं रहते। पाठ के अगले अंश में लेखिका इसी समय के अंतराल को विस्तार से समझाती हैं। आइए देखते हैं। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में।
उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। जिस प्रकार हर स्थान के अपने खास व्यंजन और वेशभूषाएं होती हैं, उसी प्रकार शिमला के भी अपने ही कुछ खास फल और फूल होते हैं, जैसे कसमल, काफल, रसभरी, चेस्टनट आदि। चेस्टनट जिसे अखरोट के फल भी कहा जाता है। यह सभी फल न केवल खट्टे मीठे और सुंदर बल्कि पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। लेखिका को यह फल न केवल प्रिय थे बल्कि मन पसंद के थे। इन्हें खाकर एक अलग ही आनंद का अनुभव होता था। पाठ के अगले अंश में लेखिका इसी अनुभव को साझा करती हैं। रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। बच्चों, क्या आप कभी शिमला घूमने गए हैं? यदि हाँ, तो आप मुझसे जरूर सहमत होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ले चलती हूँ शिमला। शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, भारत के सर्व प्रचलित पर्यटन स्थलों में से एक है। शिमला पर्वतों, झीलों, अद्भुत सुंदर वातावरण से परिपूर्ण है। भला किसका दिल नहीं ललचाएगा ऐसे स्थान पर जाने के लिए। शिमला में मॉल रोड, जिस पर हर सैलानी को जाना अच्छा लगता है। शिमला रिज, जहां पर घुड़सवारी करने का अपना ही आनंद है। कालका टॉय ट्रेन, जिस पर बच्चे, जवान, बूढ़े हर कोई जाना पसंद करता है। हस्तशिल्प बाजार, जिससे न जाने कितनी चीजें हमने खरीदी होंगी। जाखू पहाड़ी पर बना जाखू मंदिर, काली बाड़ी का मंदिर, जिससे अनेक धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। क्राइस्ट चर्च की शांति, स्कैंडल पॉइंट की रौनक और न जाने कितने आकर्षक स्थल मन को भा जाते हैं। पहाड़ों की चोटी पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य कितने अद्भुत लगते हैं। तो आइए देखते हैं
संस्मरण में लेखिका ने शिमला को किस तरह याद किया। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आसमान पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। आपने कृष्णा सोबती जी की तस्वीर में देखा होगा कि वे चश्मा पहनती थीं। आइए देखते हैं पाठ में लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है।
याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो बच्चों, पाठ कैसा लगा? आशा करती हूँ रुचिकर लगा होगा। पाठ में ऐसे कई शब्द आए हैं जिनके अर्थ आप जानना चाहते होंगे, तो आइए उनके अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। मितली अर्थात उल्टी। जिस प्रकार पाठ में लेखिका कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीते समय मितली का अनुभव करती थी, अर्थात उल्टी का अनुभव करती थी। निरा अर्थात केवल। कमतर अर्थात कम अच्छा, यानी कोई चीज जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कमतर। खीजना अर्थात क्रुद्ध होना। पाठ में लेखिका जब चश्मा पहनती और उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते, तब वे खीज जाती थीं, अर्थात क्रुद्ध हो जाती थीं। सुभीते अर्थात सुविधाजनक। पहले लेखिका के जूते से पैरों में निशान पड़ जाया करते थे और अब भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे शू आ गए हैं जिनसे बहुत सुविधा हो गई है। शताब्दी अर्थात 100 साल का समय। लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, अर्थात शताब्दी 100 साल के समय को कहते हैं। फ्रिल अर्थात झालर। फ्रिल का प्रयोग पाठ में फ्रॉक के नीचे झालर के लिए किया गया था, अतः फ्रिल का अर्थ है झालर। चलन अर्थात प्रचलन में। जैसे पाठ में बताया गया था कि पिछली शताब्दी में मनोरंजन के लिए केवल ग्रामोफोन थे और अब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो और न जाने कितने यंत्र प्रचलन में हैं, अर्थात चलन का अर्थ है प्रचलन। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अरंडी चित्र में दिखाया गया है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। बच्चों, जैतून का तेल एक फल से बना होता है। यह फल जैतून कई खाने की चीजों में भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे पिज्जा में या बर्गर में आदि। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित पाठ बचपन पढ़ा। लेखिका के बचपन से बड़े होने तक की संक्षिप्त जीवन यात्रा की। पाठ में हमने उनके रहन सहन, पहनावे और खान पान, यही नहीं रुचियों में आए विभिन्न बदलावों को भी देखा। साथ ही उनके समय और वर्तमान समय में आए विभिन्न बदलावों को लक्षित किया। अब हम मिलेंगे पाठ के अगले भाग में, जिसमें हम पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों, भाषा अध्ययन के प्रश्नों तथा पाठ्येतर प्रश्नों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।